हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आपके विचार। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यूँ तो हम कह सकते हैं कि इस दिन हम आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। लेकिन आज़ादी कहा जाए तो हम वो आज़ादी आज तक नहीं मिल पाई जो आज़ादी के लिए हम हमारी क्रांतिकारी, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, जिन्होंने ये सपना देखा था, वो आज़ादी हमें आज भी नहीं मिल पाई है। हम देख रहे हैं आए दिन हमारे देश में कहीं न कहीं जिस तरह से अभी हाल ही में देखने को मिला है, पश्चिम बंगाल में एक फीमेल डॉक्टर से रेप, और भी कई जगह हमारे देश में जगह-जगह पर इस तरह की घटनाएँ हमें देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक अपने भारत के इतिहास से जुड़ी हुई एक स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा देश की आज़ादी में कितना हाथ था हमारे क्रांतिकारियों का। तो उसी आज़ादी में जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि पूर्व में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उनके ऊपर की एक कहानी है। यदि दोस्तों आज जो हमारा हैदराबाद राज्य है, वो उस समय आज़ादी से पहले रियासत हुआ करता था। जिस तरह से हैदराबाद थी उसी तरह से हमारी जूनागढ़ की रियासत थी, जो कि गुजरात साइड में, और हमारी जम्मू कश्मीर की भी रियासत हुआ करती थी आज़ादी से पहले। दोस्तों आज मैं बात करूँगा हैदराबाद की रियासत के बारे में, कि अगर आज हैदराबाद की अगर रियासत होती तो भारत को कहीं न कहीं एक और बांग्लादेश देखने को मिलता, और वहाँ पर भी इसी तरह से कत्लेआम मचा हुआ होता। तो इसको राज्य, ये जो हैदराबाद राज्य को भारत में मिलाने के लिए जो हमारे पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उन्होंने उसको मिलाया था, उसके ऊपर की आज मैं आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ कि आखिर हमारे इतिहास में क्या हुआ था। दोस्तों बात है आज़ादी के समय की, जब हमारे देश को हाल ही में आज़ादी मिली हुई थी। उस समय हमारे देश में 3 रियासतें हुआ करती थी, एक जूनागढ़ की रियासत, कश्मीर की रियासत और हैदराबाद की रियासत। तो हैदराबाद की रियासत में उस समय 85% हिंदू रहा करते थे और वहाँ पर सिर्फ 15% मुस्लिम थे। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी वहाँ के जो प्रशासन के पद थे, जो महत्वपूर्ण पद, उन सभी पर मुसलमानों का कब्जा था। वहाँ की जो जनता थी वो भारत में विलय होना चाहती थी, लेकिन दोस्तों वहाँ का जो निज़ाम था, उस्मान अली खान बहादुर, जो कि हैदराबाद को एक अलग देश बनाना चाहता था। दोस्तों वहाँ की जो हिंदू जनता थी वो भारत में विलय होना चाहती थी, लेकिन वहाँ का निज़ाम ये नहीं चाहता था। निज़ाम कुछ इस तरह से भारत के विलय के खिलाफ था कि उसने जो हाल ही में पाकिस्तान का जो बंटवारा करवाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, उनसे एक संदेशा भिजवाया उनके पास। उनसे कहा कि यदि आप भारत के खिलाफ लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे तो हम एक अलग देश बना लेंगे और जहां पर मुसलमान बिल्कुल शासन बना रहे। दोस्तों लेकिन जिन्ना ने मना करते हुए कहा कि सिर्फ मुट्ठी भर मुसलमानों के लिए हम अपने पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। दोस्तों निज़ाम की घमंड भरी बातों और उसकी हैकड़ी निकालने के लिए 13 सितंबर 1948 को हमारे देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई आरंभ की, जिसको नाम दिया ऑपरेशन पोलो। अब ऑपरेशन पोलो नाम क्यों दिया गया? इसका भी रीजन ये था दोस्तों कि उस समय हैदराबाद में ही विश्व में सबसे अधिक पोलो के ग्राउंड थे। पोलो एक खेल होता था जिसके सबसे अधिक ग्राउंड हैदराबाद में उस समय 17 ग्राउंड थे, इसलिए ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई। दोस्तों इस कार्रवाई से पहले निज़ाम ने अपने खासम खास मित्र कासिम रिजवी को दिल्ली सरदार वल्लभ भाई पटेल को धमकी देने के लिए भेजा। दोस्तों कासिम रिजवी मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी MIM जो पार्टी है उसका मुखिया था, जो कि अभी हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी जी जिसका नेतृत्व करते हैं, उस पार्टी का उस समय मुखिया रहा करता था। कासिम रिजवी ने हैदराबाद में लगभग 2 लाख के करीब कट्टर मुसलमानों की एक फौज बनाई हुई थी, जिसे उस समय रजाकार के नाम से जानते थे। दोस्तों यूं तो हैदराबाद का पूरा शासन निज़ाम के हाथों में था, लेकिन उसका जो शासन था एक तरीके से वो कासिम रिजवी के हाथों में था, वही उसका संचालन किया करता था। कह सकते हैं कि नवाब जो था उसको कासिम रिजवी की कठपुतली कहा जाता था यहाँ तक। दोस्तों जब कासिम रिजवी दिल्ली पहुँचा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उससे कहा कि भारत का हमेशा से ही हैदराबाद एक अभिन्न अंग रहा है, क्योंकि
हैदराबाद भारत की ही रियासत है। तो अब अंग्रेज जब जा ही चुके हैं भारत से और भारत एक आज़ाद देश बन गया है, तो क्यों ना आपको और आपके नवाब साहब को जो हैदराबाद का शासन भारत की जो हैदराबाद की जनता को आपको सौंप देना चाहिए। जिस पर गुस्सा होते हुए कासिम रिजवी ने कहा, सरदार जी, आप सरदार होंगे अपने दिल्ली के, हैदराबाद के नहीं। हैदराबाद पर हमेशा से ही मुस्लिमों का शासन रहा है और वही रहेगा। अब वो दिन दूर नहीं कि जब हैदराबाद की सरहदों को अरब सागर की लहरें छुएंगी। अगर आप इसी रुख पर कायम रहे तो हमें मजबूर होकर आपके दिल्ली पर लाल किला पर हमें झंडा गाड़ना होगा और वहाँ पर भी मुस्लिम शासन शुरू करना होगा। इसलिए भलाई इसी में है कि आप हैदराबाद को एक छोटी मोटी रियासत ना मान करके एक देश का दर्जा दें। इस बात को सुनकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, अब अगर आप इस तरह की खुदकुशी करने पर अड़े हुए हैं तो कोई क्या कर सकता है। आप और आपके नवाब साहब का हित इसी में है कि आप मेरी राय मान लीजिए। इस बात को सुनकर के कासिम रिजवी जब बोला, सरदार जी, आपकी इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जो डरते होंगे वो कोई और लोग होंगे। आपको चिंता करनी चाहिए हैदराबाद में जो 1.5 करोड़ हिंदू जो हैं उनकी, जिनका सफाया करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा अगर आप इसी बात पर अड़े रहे। कासिम रिजवी की ये धमकी सुनकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंखों में खून उतर आया। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपने आप पर काबू रखा। उन्होंने कासिम रिजवी से बोला, यदि आप 1.5 करोड़ हिंदुओं का जिस दिन सफाया कर रहे होंगे, सोचो उस समय भारत की लोग क्या कर रहे होंगे, भारत की सेना क्या कर रही हो। ये बात सुनकर के कासिम रिजवी के होश उड़ गए। लेकिन उसने इधर उधर देखा और देखते हुए बोला कि हमें क्या मालूम क्या कर रहे होंगे। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले, तो फिर जो बात मालूम नहीं होती है उस बात पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कई बार बात वो महंगी भी पड़ सकती है। दोस्तों, इस मीटिंग के बाद कासिम रिजवी ने जाते ही हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। गांव के गांव जला दिए, सड़कों पर कत्लेआम शुरू हो गया, लोगों को बहुत सताया जाने लगा। दोस्तों, उसी समय तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि मिलने गए हमारे फील्ड मार्शल, प्रथम फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा जी, उनसे मिलने गए और उनसे वार्तालाप की। 5 मिनट की मीटिंग थी। उन्होंने उनसे जाकर के बोला कि करियप्पा जी, यदि हैदराबाद के मसले पर यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रक्रिया होती है तो क्या आप उसको संभालने में सक्षम हैं किसी अतिरिक्त मदद के। तो उन्होंने बेहिचक, करियप्पा जी ने बोला बेहिचक कि हाँ बिल्कुल, हम संभालने में बिल्कुल तैयार हैं और आप जो करना चाहते हैं करिए। बस इतना जवाब सुनते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो मीटिंग ख़त्म कर दी और वहाँ से चलते बने। वहाँ से आते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और सेना के कई बड़े अधिकारियों को मिलकर के बैठक हुई, जिसमें मोहर इस बात पर लगाई गई कि हैदराबाद में जो भी भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान से गोला बारूद आ रहा है या फिर जो भारत के पक्ष में हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उन सभी विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। और दोस्तों, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हैदराबाद भारत के पेट में एक कैंसर की तरह है, जिसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस बैठक में सभी सेनाध्यक्षों ने अपनी अपनी सहमति दे दी, लेकिन जनरल रॉबर्ट बूचर ने अपनी सहमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि अभी कश्मीर का मसला सुलझा नहीं है, हमें दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और यदि आपने हमारी राय नहीं मानी तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, यदि आप इस्तीफा देना चाहें तो दे दीजिए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हैदराबाद में जो गतिविधियां चल रही हैं देश विरोधी, उन पर तो कार्रवाई होना कल से शुरू हो जाएगी हर हाल में। उसी समय रॉबर्ट बूचर अपना इस्तीफा देकर के पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर चला गया। तो इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना इस तरफ से कार्रवाई में जुट गई, उधर से कासिम रिजवी की सेना के जो रजाकार थे उनको लड़ाई करते करते 5 दिन हो गए, इसमें कि कासिम रिजवी की सेना के 2000 सैनिकों को भारतीय सेना ने परास्त कर दिया और नरक पहुंचा दिया, और बाकी के जो रजाकार वो बीच युद्ध में ही मैदान छोड़ करके भाग गए। क्योंकि हैदराबाद का निजाम भी अपनी सेना को इस युद्ध में
हैदराबाद के जो रजाकार थे उनके साथ उसने युद्ध करवाया था, इससे उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ। इस तरह से हैदराबाद की सारी सेना को नष्ट कर दिया गया। भारतीय सेना को भी इस युद्ध में 66 जवान खोने पड़े और लगभग 100 के लगभग जवानों को घायल बताया गया। इसके बाद कासिम रिजवी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, हैदराबाद के निज़ाम को जब पता चला कि अब तो हमारी हार निश्चित है, हमारी कोई खैर नहीं, तो अब हमें अपने हाथ खड़े कर देने चाहिए, तो उसने रेडियो पर एक संदेश जारी करवाया और कहा जिसमें कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो हैदराबाद का कासिम रिजवी था उसी का सारा कसूर है। मैं तो ये युद्ध बिल्कुल भी लड़ना नहीं जा रहा था, लेकिन वो उसके रजाकार बिल्कुल भी नहीं माने और इस युद्ध को किया उसने। इस तरह से सारा उसने युद्ध का ठीकरा कासिम रिजवी के सर डाल दिया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, इसके बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने दरियादिली दिखाते हुए हैदराबाद के निज़ाम को वहाँ की रियासत का नवाब बनाए रखा, लेकिन वहाँ की रियासत को सारा कंट्रोल भारत के कब्जे में हो गया। दोस्तों, जब ये युद्ध ख़त्म हो गया और सब सारा कंट्रोल भारत के कब्जे में था, उसके बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद के हवाई अड्डे पर पहुँचे, तो उस समय जो नवाब था उसको ना चाहते हुए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाना पड़ा और उनका स्वागत भी करना पड़ा। आज की कहानी में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश का एक अभिन्न अंग अभी जो हैदराबाद है, जहाँ पे हम आ जा सकते हैं, आराम से कहीं भी घूम सकते हैं, यदि उस समय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ नहीं उस समय युद्ध किया होता, तो कहीं ना कहीं आज वो भी हमारा एक घाव या सिरदर्द बना होता, जिस तरह से आज भी हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से आज कई देशों में हमारे जो देश हुआ करते थे, कभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिस तरह से हम देख रहे हैं बांग्लादेश में अभी किस तरह के हालात हैं, उसी तरह से यहाँ भी होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करिए और थोड़ी सी अगर आपको जानकारी मिली हो इसमें तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।